दोस्तों इंडिया में बायजूस के फेलियर की कहानी तो हम सबको पता है कि कैसे एक टाइम पर जो कंपनी इंडिया का मोस्ट वैल्यूएबल स्टार्टअप थी आज वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। पर ऐसी एक सिमिलर सी स्टोरी यूएसए की भी है कि कैसे एक स्टार्टअप जो एक टाइम पर यूएसए का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का मोस्ट वैल्यूएबल स्टार्टअप था, आज वो स्टार्टअप पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है, जिसका नाम है वीवर्क। जहां वीवर्क की जो वैल्यूएशन थी 2019 में 47 बिलियन डॉलर थी, जो इसको पूरी दुनिया का मोस्ट वैल्यूएबल स्टार्टअप बनाती थी, वहीं आज ये वीवर्क पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। पर पता है इसकी एक इंटरेस्टिंग बात क्या है? वीवर्क कंपनी तो बर्बाद हो गई पर इसका फाउंडर आज भी एक बिलियनर है और अपने दूसरे स्टार्टअप को बड़े मजे से चला रहा है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि कैसे वीवर्क 47 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन तक पहुंचा, फिर वो बर्बाद हो गया और कैसे उसका फाउंडर आज भी एक बिलियनर है और इस केस स्टडी से आप क्या सीख सकते हैं। दोस्तों वीवर्क कंपनी की शुरुआत साल 2010 में हुई थी, जो कि एक कोवर्किंग स्पेस कंपनी थी। इनका बिजनेस मॉडल काफी सिंपल था। ये बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज को लॉन्ग टर्म के लिए लीज पर लेती थी, फिर उसको रिनोवेट करके कोवर्किंग स्पेसेस में कन्वर्ट करती थी और फिर लोगों को उसको रेंट आउट करती थी। अब इनके बिजनेस मॉडल में कुछ नया नहीं था, यही सेम बिजनेस मॉडल यूएसए में 1990 से चलता आ रहा था। पर जो बात इनके बिजनेस को यूनिक बनाती थी वो थी टाइमिंग। दरअसल साल 2010 में यूएसए में एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, जिसका यूएसए की इकोनॉमी पर बहुत बड़ा नेगेटिव असर पड़ा था और यूएसए की इकोनॉमी स्लो डाउन हो गई थी और पूरे यूएस मार्केट में जॉब कट्स, ले-ऑफ्स और अनसर्टेनिटी आ गई थी। और जब भी देश में ऐसे कोई डाउन टर्म की सिचुएशन आती है तो देश का सेंट्रल बैंक अपने इंटरेस्ट रेट्स को काफी ज्यादा डिक्रीज कर देता है। तो चलिए मैं पहले आपको इस कंसेप्ट को समझा देता हूँ। अगर आपको ये आता है तो आप अगले वाले टाइम स्टैम्प्स पर जंप कर सकते हैं। तो देखो, किसी भी इकोनॉमी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है डिमांड, क्योंकि अगर इकोनॉमी में चीजों की डिमांड होगी तो लोग चीजों को खरीदेंगे, जिससे जो पैसा है वो बिजनेसेस के पास जाएगा और बिजनेसेस उससे फर्दर इन्वेस्ट करके और ज्यादा सामान बनाएंगे और जो पैसा है वो मार्केट में सर्कुलेट होता रहेगा और इकोनॉमी ग्रो होते रहेगी। पर जब भी कोई फाइनेंशियल क्राइसिस या इकोनॉमिक स्लोडाउन जैसी सिचुएशन आती है तब जो फ्यूचर होता है वो काफी ज्यादा अनसर्टेन होता है, जिस वजह से लोग अपनी स्पेंडिंग को बस नेसेसरी आइटम्स पर करते हैं और बैंक से अपने पैसों को निकाल कर कैश में सेव करना शुरू कर देते हैं ताकि वो फ्यूचर में काम आ सके। पर इन सब की वजह से जो इकोनॉमी में डिमांड है वो काफी तेजी से डिक्रीज होने लग जाती है। अब क्योंकि डिमांड डिक्रीज हो रही है तो कंपनीज का प्रॉफिट भी कम होता है, कंपनीज घाटे में जाने लगती है, जिस वजह से वो ले ऑफ्स करने लगती है, लोगों को जॉब से निकालने लगती है। और क्योंकि लोगों की जॉब कम हो रही है, लोगों के पास और पैसा कम आ रहा है, तो वो और कम डिमांड जनरेट करते हैं और ज्यादा पैसा कैश में रिजर्व रखने लग जाते हैं और मार्केट में और कम डिमांड आने लगती है, जिस वजह से कंपनीज का रेवेन्यू और कम होने लगता है और इकोनॉमी में एक विशियस साइकिल बन जाता है, जिससे पूरी इकोनॉमी कोलैप्स कर जाती है। पर इस सिचुएशन से बचने के लिए किसी भी देश का जो सेंट्रल बैंक होता है वो अपने इंटरेस्ट रेट को काफी कम कर देता है। अब ऐसा करता क्यों है? देखो, जो अक्सर लोन होता है वो हमको 10 से 15% या उससे भी ज्यादा रेट पर मिलता है, जिस वजह से काफी कम लोग लोन लेते हैं। पर जब हमारा सेंट्रल बैंक अपने इंटरेस्ट रेट्स को काफी डिक्रीज कर देता है, जो कि अक्सर 3 से 4% के करीब आ जाते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लोग लोन लेते हैं, जिससे मार्केट में कैश फ्लो बढ़ता है और लोग डिमांड क्रिएट करते हैं, जिससे इकोनॉमी रिवाइव करने लग जाती है। और यूएस के केस में तो यूएस ने ये इंटरेस्ट रेट 1% से भी कम ला दिए थे, जिससे यूएस की मार्केट में काफी तेजी से कैश पंप इन हो रहा था और काफी ज्यादा पैसा मार्केट में आ गया था। और जैसा कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि यूएसए में ये लो इंटरेस्ट रेट वाली सिचुएशन पूरे 10 साल तक रही, जिस वजह से वीवर्क कंपनी के पास जो फंड्स थे वो काफी इजीली आ रहे थे। और ये आप वीवर्क के इनिशियल इन्वेस्टर्स को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि जो वीवर्क के इनिशियल इन्वेस्टर्स थे वो काफी बड़े बड़े बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थे, जिनके पास सेंट्रल बैंक से ऑलमोस्ट फ्री का पैसा आ रहा था। और इसी पैसे से वीवर्क ने काफी तेजी से एक्सपेंड किया, जो कि बाद में उसकी बर्बादी का कारण भी बना। वीवर्क का एक्सपेंशन इतना तेज था कि साल 2019 में वीवर्क की जो वैल्यूएशन थी वो 47 बिलियन डॉलर चली गई थी, जिससे वीवर्क पूरी दुनिया का मोस्ट वैल्यूएबल स्टार्टअप बन गया था। और तभी वीवर्क ने सोचा आईपीओ लाने का। पर जैसे ही आईपीओ के लिए लोगों को वीवर्क के अंदर की इंफॉर्मेशन पता लगी, लोगों ने वीवर्क को काफी हेवीली क्वेश्चन करना शुरू कर दिया, क्योंकि जितना ग्लोरीफाइंग वीवर्क बाहर से दिख रहा था उतना ही बेकार वो अंदर से था। कंपनी का बिजनेस मॉडल और कंपनी के फाइनेंशियल्स काफी ज्यादा वीक थे और इसी वजह से वीवर्क का आईपीओ तो कैंसिल हुआ ही, बल्कि वीवर्क कंपनी की बर्बादी की शुरुआत भी हुई। तो वीवर्क के अंदर सबसे पहली और बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी वीवर्क का बिजनेस मॉडल, क्योंकि एक तरफ तो वीवर्क जो प्रॉपर्टी ओनर्स थे उनसे उनकी प्रॉपर्टीज को 10 से 15 साल के लीज पर लेता था, बट ऑन द अदर साइड जो वीवर्क के कस्टमर्स थे वो वीवर्क के पास बस कुछ ही महीनों के लिए होते थे और उनका टिकट साइज भी काफी कम था, जिस वजह से काफी बड़ा इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा था। और 2019 में तो जो वीवर्क के फ्यूचर लीज एग्रीमेंट थे वो 47 बिलियन डॉलर के थे। कैन यू इमेजिन 47 बिलियन डॉलर के फ्यूचर लीज एग्रीमेंट, जो पैसा वीवर्क को फ्यूचर में इन प्रॉपर्टी ओनर्स को देना था। और इसके साथ साथ वीवर्क की जो ऑपरेटिंग कॉस्ट थी ना वो भी काफी ज्यादा थी, क्योंकि वीवर्क इन प्रॉपर्टीज को खरीद कर इनको रिनोवेट
डेकोरेट करने में और इनको एस्थेटिकली अच्छा दिखाने में काफी ज्यादा खर्च करता था और काफी ज्यादा फ्री सर्विसेज भी देता था इनके अंदर। और इसी वजह से एक टाइम पर जो वीवर्क के टोटल एसेट्स थे, यानी कि वीवर्क के फर्नीचर, उसके जो ऑफिसेज के अंदर मशीन्स लगी हैं और जो सारा सामान था, उसकी जो कॉस्ट थी वो $7 बिलियन चली गई थी। क्या आप सोच सकते हैं वीवर्क के पास $7 बिलियन की मशीन और फर्नीचर्स थे। यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो वीवर्क का बिजनेस मॉडल था वो कितना ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव बन चुका था। अब ये सब वीवर्क प्रॉफिटेबली कर रहा होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर यहीं पे वीवर्क ने अपनी सेकंड गलती करी, जो कि थी फास्ट एक्सपेंशन। वीवर्क यूएसए और यूरोप के साथ साथ पूरी दुनिया भर में काफी तेजी से एक्सपेंड कर रहा था, जिससे वीवर्क को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस हो रहा था। पर यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि एक्सपेंड करने के लिए लगभग सारे ही स्टार्टअप लॉस करते हैं, जो कि इंडिया में होता भी है, पर आखिर वीवर्क ही फेल क्यों हुआ? तो ये समझने के लिए आपको रियल एस्टेट के लीजिंग बिजनेस को समझना बहुत जरूरी है। तो देखो, जो रियल एस्टेट का लीजिंग बिजनेस है, जैसे कि होटल, अपार्टमेंट और ये कोवर्किंग स्पेस वाला बिजनेस, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स होता है जिसका नाम होता है मिनिमम ऑक्यूपेंसी रेट। चलिए इसको आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए एक होटल है जिसमें टोटल 100 रूम्स हैं और एक रूम का जो डेली का चार्जेस है वो 1000 रुपए है। यानी कि अगर ये होटल एक दिन में पूरा बुक रहता है तो 1000 रुपए इंटू 100 यानी कि 1 लाख रुपए का रेवेन्यू, और ये पूरे महीने फुल बुक रहता है तो पूरे महीने में ये होटल 30 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट करेगा। यानी कि इस होटल की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो 30 लाख रुपए जनरेट करने की है महीने भर में। पर किसी भी होटल को चलाने के लिए कुछ कॉस्ट होती है, जैसे कि वहाँ का स्टाफ का खर्चा, वहाँ के इलेक्ट्रिसिटी का बिल, वहाँ के खाने पीने पर खर्चा। तो मान लीजिए इन सब पर ये होटल खर्च करता है महीने का 9 लाख रुपया। तो महीने का 9 लाख यानी कि डेली का 30,000 रुपया, और इस 30,000 रुपए को कमाने के लिए होटल को डेली एटलीस्ट 30 रूम्स तो बुक रखने पड़ेंगे, और यही 30 रूम बन जाता है होटल का मिनिमम ऑक्यूपेंसी रेट। क्योंकि होटल को मार्केट में सर्वाइव करने के लिए मिनिमम 30 रूम्स तो ऑक्यूपाई करने ही पड़ेंगे, क्योंकि अगर होटल इससे नीचे जाता है तो उसको लॉसेस होने शुरू हो जाएंगे। और तभी आपने देखा भी होगा, जो बड़े बड़े अपार्टमेंट्स बनते हैं वहाँ जो बिल्डर होता है वो उन अपार्टमेंट का कंप्लीट होने से पहले ही अपार्टमेंट्स को बेचना चाहता है, ताकि वो अपने इस मिनिमम ऑक्यूपेंसी रेट को अचीव कर सके और अपनी कॉस्ट को रिकवर कर सके, क्योंकि इसके ऊपर वो जितने भी अपार्टमेंट बेचेगा वो तो उसका प्रॉफिट है। तो अब अपने वीवर्क पर वापस आते हैं। वीवर्क अपनी पुरानी प्रॉपर्टीज को बिना प्रॉपर्ली ऑक्यूपाई करे ही काफी ज्यादा नई लोकेशंस को खोल रहा था, जिससे नए एक्सपेंसेस के लॉसेस और पुराने वाले प्रॉपर्टीज के जो ऑपरेटिंग लॉसेस थे वो मिलकर वीवर्क के ऊपर काफी ज्यादा बर्डन क्रिएट कर रहे थे, जिससे वीवर्क कंपनी की जो फाइनेंशियल्स थे वो काफी ज्यादा वीक हो गए थे। और इसके साथ साथ वीवर्क कंपनी ने अपने बिजनेस को भी काफी एक्सपेंड कर रखा था और काफी ज्यादा सब्सिडरी कंपनीज भी खोल रखी थी, जैसे कि वी लिव, जहां वो सेम चीज अपार्टमेंट्स के लिए करता था, और वी ग्रो, जो कि बच्चों के लिए एक स्कूल था। और इस वजह से भी जो वीवर्क कंपनी के लॉसेस थे वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहे थे। पर अब सोचने वाली बात यह है कि रियल एस्टेट के इतने महंगे बिजनेस में जहां जो कैपिटल है उसकी काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, वीवर्क कंपनी इतने आराम से ये सब कैसे कर पा रही थी? तो इसका आंसर है हैवी इन्वेस्टमेंट बाय सॉफ्टबैंक। सॉफ्टबैंक ने वीवर्क के ऊपर $12 बिलियन इन्वेस्ट कर रखे थे। इसका मतलब ये था कि वीवर्क के पास एक ऐसा क्रेडिट कार्ड था जिसकी कोई लिमिट नहीं थी, और वीवर्क इसी पैसे को अपने इस फास्ट एक्सपेंशन के लिए स्पेंड कर रहा था। अब इन सब के बाद वीवर्क कंपनी के अंदर एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, और वो प्रॉब्लम और कोई नहीं, वीवर्क कंपनी के को फाउंडर एडम न्यूमैन खुद थे। जहां एक तरफ वीवर्क कंपनी हैवी लॉसेस में थी, वहीं दूसरी तरफ एडम न्यूमैन 5 घर और एक प्राइवेट जेट ओन करते थे, जो कि अल्टीमेटली कंपनी के ही पैसों से खरीदा गया था। और एडम न्यूमैन ने काफी सारी प्रॉपर्टीज को खुद खरीदकर वीवर्क कंपनी को ही लीज आउट करा था। यानी कि भले ही कंपनी लॉसेस में चलती रहे, पर एडम न्यूमैन पैसा कमाते रहेंगे। और इससे भी बड़ी शर्म की बात तो ये है कि वीवर्क कंपनी का जो वी ट्रेडमार्क था ना, वो एडम न्यूमैन ने अपने नाम पर रजिस्टर कराया पहले, और फिर अपने ही कंपनी को $6 मिलियन का बेच दिया। ये कुछ ऐसी है जैसे रिलायंस ट्रेडमार्क को खरीदकर मोटा भाई बोले, अब मैं इस ट्रेडमार्क को अपनी ही कंपनी को $1 बिलियन का बेचूंगा और इस $1 बिलियन से मौज करूंगा। और वो एडम न्यूमैन ही थे जो एक कोवर्किंग और एक रियल एस्टेट कंपनी को एक टेक कंपनी की तरफ प्रमोट कर रहे थे, जिसके बेसिस पे वो काफी हैवी वैल्यूएशंस पर फंड उठा रहे थे। बिकॉज आप इस इंडस्ट्री के वीवर्क के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर IWG ग्रुप को देखेंगे तो ये ग्रुप प्रॉफिटेबल भी है, इसके पास वीवर्क कंपनी से 5 गुना ज्यादा कस्टमर बेस भी है, पर इसके बावजूद भी इस ग्रुप की जो वैल्यूएशन है वो बस $3.7 बिलियन की है। पर बिलियंस ऑफ डॉलर के लॉसेस के बाद और इतना छोटा कस्टमर बेस होने के बावजूद भी जो वीवर्क की वैल्यूएशन थी वो $47 बिलियन पहुंच गई थी। और आप क्लियरली देख सकते हैं कि इन दो कंपनीज की वैल्यूएशन का जो गैप है वो जमीन आसमान का है। और इन्हीं सब चीजों की वजह से जैसे ही वीवर्क कंपनी का जो IPO था वो आने वाला था, तो लोगों के बैकलैश की वजह से वीवर्क कंपनी का जो IPO था वो फेल हो गया, और इसके बाद वीवर्क कंपनी की जो वैल्यूएशन थी वो भी काफी तेजी से डिक्रीज हो गई, और सॉफ्टबैंक ने इस कंपनी को $10 बिलियन में एक्वायर कर लिया। और यही वो मोमेंट था जहां उन्होंने एडम न्यूमैन को $700 मिलियन पे किए इस कंपनी को
एक्वायर करने के लिए, क्योंकि एडम न्यूमैन भले ही बिजनेसमैन बड़े बेकार हो पर वो बहुत स्मार्ट आदमी है, क्योंकि उसने जब कंपनी के शेयर्स को बेचा था तो उन्होंने नॉर्मल शेयर्स को बेचा था, कंट्रोलिंग शेयर्स को नहीं बेचा था, जिसको लेने के लिए सॉफ्टबैंक को एडम न्यूमैन को $700 मिलियन पे करने पड़े और एडम न्यूमैन इस कंपनी को बर्बादी में छोड़कर बाहर निकल गए मजे से। पर 4 साल तक मशक्कत करने के बावजूद भी सॉफ्टबैंक इस कंपनी को रिवाइव नहीं कर पाया और इस कंपनी ने अल्टीमेटली बैंकरप्सी के लिए फाइल कर दिया और ये कंपनी पूरी तरीके से कोलैप्स कर गई। तो आखिर इस केस स्टडी से हम क्या सीख सकते हैं? सबसे पहला लेसन है, जो बिजनेस मॉडल होता है और जो बिजनेस के फंडामेंटल्स होते हैं वो बहुत मैटर करते हैं। स्टार्टअप का मतलब ये नहीं है कि एक बेकार बिजनेस मॉडल को भी सक्सेसफुल बना दिया जाए। स्टार्टअप का बस मतलब ये है कि जहां पहले किसी बिजनेस को सक्सेसफुल होने में 20 से 30 साल लगते थे, वहीं आज स्टार्टअप मॉडल में काफी ज्यादा पैसा पंप इन करके उसी ग्रोथ को 4 से 5 साल में अचीव करा जा सकता है। पर जैसे ही ये फंडिंग आनी बंद होगी, जो बिजनेस का असली काम आएगा वो बिजनेस का एक्चुअल बिजनेस मॉडल और बिजनेस के स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स होंगे। और जैसा कि इंडिया के सैम वॉल्टन भी कहते हैं, कंपनीज बैलेंस शीट नीड्स टू बी हेल्दी। और दूसरा लेसन एज ए इन्वेस्टर ये है कि अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके फाउंडर्स की जो नीयत है और उसके फाउंडर्स का जो काम करने का तरीका है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर फाउंडर उस कंपनी से बस पैसा कमाने के लिए जुड़ा है और उसके बाद वो उस कंपनी से निकल जाना चाहता है तो ये एक बहुत ही नेगेटिव साइन है। वैसे ये तो यूएस की एक स्टार्टअप की फेलियर स्टोरी थी। इंडिया में भी एक स्टार्टअप है जिसका नाम है अपवर्क। उसका जो मार्केटिंग कैंपेन था वो भी एक बहुत बड़ा फेलियर था और अपवर्क ने हजारों करोड़ रुपया अपनी मार्केटिंग पर वेस्ट करा था। अगर आप इस केस स्टडी को जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए ताकि मुझे अच्छा लगे। मैं मिलता हूं आपसे ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए